हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नोहब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। जेई सीरीज का ये वीडियो कंसेप्ट एड ऑन वीडियो किसका होने वाला, ये है रे ऑप्टिक्स का थर्ड पार्ट, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। यहाँ पे हम मेजरली फोकस करेंगे लेंस के ऊपर और लेंस से रिलेटेड कंसेप्ट्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट, जब हम मिरर्स को पढ़ रहे थे यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ रहे थे, तब हमने वहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग कुछ ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे कि जहाँ से रिफ्लेक्शन होती है जनरली, तो हमने मिरर्स को देखा था, राइट। वैसे यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट है ऑप्टिक्स में, या थिन लेंस के बाद जो है ये एक रिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट है, राइट। अब ये लेंस के यूजेस कहाँ पे होते हैं? बहुत सारे जगह में। जितने भी आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देख लो, हर एक जगह पे लेंस के यूज़ किए जाते हैं। आपके चश्मे से लेके यहाँ तक कि स्नाइपर के जो दूरबीन लगे रहते हैं, वहाँ तक में भी लेंसेज का यूज़ किया जाता है। ओके, टेलीस्कोप्स हो या माइक्रोस्कोप हो या इवन आपके फ़ोन के कैमराज, आपके जो डिजिटल कैमराज है, हर एक कैमरा हो या फिर कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, मैग्नीफाइंग ग्लास हो, हर जगह लेंस का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के लेंस को हम इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। ओके, और लेंस है मतलब किस चीज़ का बना है? लेंस एक्चुअली देखो ग्लास की बनी होती है, ठीक है। लेंस क्या होती है? ग्लास की बनी होती है। और यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फेनोमेना होता है, जिसकी वजह से हमें या तो चीज़ें, लेंस हमें किस तरह से हेल्प करती है, या तो चीज़ें को मैग्नीफाई करने में या फिर डिमिनिश करने में, राइट। छोटी करके दिखाती है या फिर मैग्नीफाई करके दिखाती है, यही तो लेंस का काम होता है। ओके, तो अब थिन लेंस क्या कहा जाता है कि थिन लेंस किसे कहा जाता है? तो इन ऑप्टिक्स थिन लेंस इज ए लेंस विद थिकनेस, जिसकी थिकनेस जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू देयर रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फेरिकल लेंस के कंपैरिजन में उसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल है, तो इसे हम थिन लेंस कहते हैं। तो इस तरह के देखो कुछ लेंसेज, मेजरली लेंसेज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कन्वर्जिंग लेंसेज, एक है डाइवर्जिंग लेंसेज। कन्वर्जिंग लेंसेज क्या करती है? कन्वर्जिंग लेंसेज जो है वो रेज को कन्वर्ज करती है, और डाइवर्जिंग लेंसेज क्या करती है कि रेस को डाइवर्ज करती है या फिर अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। इन सब को डिटेल्स में हम थोड़ा समझेंगे, बट इसके थोड़ा कुछ टाइप्स को समझ लेते हैं कि कितने टाइप के कन्वर्जिंग लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। तो पहले आती है जो डबल लेंसेज है, या फिर डबल कन्वेक्स या फिर डबल कनकेव लेंस, ठीक है। इसके क्या है? दोनों ही सरफेसेस जो है ये कन्वेक्स सरफेसेस है, और इसके दोनों सरफेस जो है ये कनकेव सरफेस है। मतलब दोनों कन्वेक्स लेंस को एक के ऑपोजिट एक चिपका के अगर रखा जाए तो उसे, नहीं, दो कन्वेक्स सरफेस को अगर एक के ऑपोजिट एक चिपका के रखा जाए तो ये एक डबल कन्वेक्स लेंस फॉर्म कर सकती है। ओके, अब इसी के अलग अलग कॉम्बिनेशन है कि अगर एक तरफ हमने एक प्लेन लेंस लगा दिया, अच्छा प्लेन लेंस मतलब क्या? जो ग्लास की हो रही है, प्लेन सरफेस है, राइट। ये मिरर प्लेन यानी कि मिरर नहीं हो गया, प्लेन क्या है? प्लेन ग्लास की सरफेस है, ठीक है। उसके एक तरफ हमने कन्वेक्स लेंस लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? प्लानो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। प्लानो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और कन्वर्जिंग मिनिस्कस मतलब क्या? देखो, कन्वेक्स लेंस पे एक कनकेव सरफेस लगा है, उसके ऑपोजिट में क्या है? कनकेव सरफेस लगा है, तो ये कन्वर्जिंग मिनिस्कस है। मिनिस्कस हमने वाटर के केस में जब फ्लूइड्स पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि मिनिस्कस क्या होती है, कुछ इस वाले शेप को हम मिनिस्कस कहते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जिंग मिनिस्कस हो गया। ओके, राइट। नाउ डबल कनकेव पता चल गया। प्लेनो कनकेव मतलब एक तरफ प्लेन ग्लास और एक तरफ कनकेव सरफेस, दूसरे तरफ डाइवर्जिंग मिनिस्कस, जस्ट इसका ऑपोजिट है डाइवर्जिंग मिनिस्कस। तो ये तीन आ जाते हैं क्या? डाइवर्जिंग लेंसेज में, ये तीन आ जाते हैं कन्वर्जिंग लेंसेज में। ओके, तो अगर आप इसकी रे डायग्राम को देखो तो आपको कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग क्यों मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सा क्लियर आउट हो जाएगा कि यहाँ पे एक्चुअल में रे ऑफ लाइट अगर यहाँ पे आ रही है तो लेंस से गुजरने के बाद ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है,
ठीक है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, फोकस किसी भी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। तो इस टाइप के लेंसेज जो है वो उनके रे डायग्राम्स को अगर देखो तो किसी ना किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर, सॉरी नॉट मिरर, कन्वर्जिंग लेंसेज कहा जाता है। वैसे ही दूसरे एंड में देखो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज डाइवर्जिंग, राइट, इट इज डाइवर्जिंग, राइट, डाइवर्ज हो रही है। रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पॉइंट से लग रहा है कि ये डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, तो इसीलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं और मिरर के में जैसे हमने मिरर फॉर्मूला को देखा था वैसे लेंस में लेंस फॉर्मूला यानी कि लेंस मेकर फॉर्मूला को समझते हैं। बात करते हैं अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला की। लेंस मेकर्स फॉर्मूला को डिराइव करना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन के दो अलग अलग केस को हम समझ रहे हैं, ठीक है। वैसे तो देखो कि रिफ्रैक्शन इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डबल कन्वेक्स लेंस रखी गई है। अब डबल कन्वेक्स लेंस मतलब क्या है कि दो कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हमने जोड़ के रखा है। ध्यान से सुनो, दो कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हमने एक साथ जोड़ के रखा है। मतलब इसकी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, राइट, और एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है। ये किसी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पार्ट है और ये वाला सरफेस भी किसी दूसरे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पार्ट है। इस तरह से बनते हैं क्या, डबल कन्वेक्स या फिर डबल कनकेव लेंस। तो ये डबल कन्वेक्स लेंस इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। अब देखो दोनों का क्या होगा, अगर मैं दोनों के रिफ्रैक्टिंग सरफेस को जोड़ के रखा हूं, मतलब इस पूरे लेंस की कॉम्बिनेशन, ये जो लेंस है डबल कन्वेक्स लेंस, इसकी क्या अलग अलग हो रही है, इसकी हो रही है रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग है, राइट। इसकी फोकस अलग होगी, राइट, दो फोकस होंगी, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, राइट। उसी तरह से दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, राइट। और ये जो बीच वाली जो पॉइंट होती है लेंस की, उसे हम कहते हैं क्या, ऑप्टिकल सेंटर। उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो समझ में आ रही है कि क्या होती है एक्चुअल लेंस किस तरह से बन रही है, और एक लेंस में मतलब एक्चुअल में एक डबल कन्वेक्स लेंस किस तरह से दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बना हुआ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे, इससे पहले हमने कुछ एक कंसिडर किया कि एक लेंस रखा है जिसके एक तरफ ऑब्जेक्ट है और दूसरे तरफ उसकी इमेज बन रही है। अब इसी ऑब्जेक्ट के, जैसे सिंपल सी बात है, आपके चश्मे में भी लेंस रहता है, ठीक है। आपने चश्मा पहना है तो आपको क्या दिख रहा है कि आपको चीज़ें क्लियरली दिखती है, ठीक है। आपको क्या होती है, चीज़ें क्लियरली नज़र आती है, लेकिन बाहर से भी कोई आपकी आंखों को देख सक रहा है, राइट। मतलब दोनों ही चीज़ें हो रही है, राइट। सपोज आप अपने फ्रेंड को देख रहे हो और आपके फ्रेंड आपके आंखों में देख के बात कर रहा है, मतलब उसे भी लेंस के थ्रू यानी कि आपके चश्मे के थ्रू आपको आंखें नजर आ रही है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर इसी चीज़ को और थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज़ करके आप समझ दोगे तो क्या आपको समझ में आएगा कि अगर मैं लेंस के एक तरफ एक ऑब्जेक्ट रखूं तो उसका ऑब्वियसली एक मैग्नीफाइड या फिर एक क्लियर कुछ भी टाइप का एक इमेज मेरे ऑपोजिट साइड बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो इमेज है ये भी तो एक ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगा इस लेंस के लिए, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, मिरर तो नहीं है ना। मिरर नहीं है कि एक हमने इधर में ऑब्जेक्ट रखा, इस तरफ में इसकी इमेज बन गई, ठीक है। अब ये जो इमेज है ये इसके पीछे बनी है, राइट। लेकिन प्लेन मिरर में ऐसा नहीं हो सकता। प्लेन मिरर में दो मिरर आप रख दो, देखना आप इनफाइनाइट इमेज मिल सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट के, ठीक है। दो मिरर चाहिए, लेकिन उसमें दो मिरर चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ही लेंस में क्या कर सक रहे हैं आप कि एक ऑब्जेक्ट जो है इसकी इमेज इस तरफ बन रही है और वो सेम इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट टू द लेंस अगेन। ओके, समझ में आ रही बात। तो देखो इसलिए दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसलिए हमें दो रिफ्रैक्शन के केस को कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा, रिफ्रैक्शन के लिए बहुत सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ कर्व सरफेसेस का फॉर्मूला हमने जाना है कि क्या किस तरह से हम रिफ्रैक्शन ऑफ कर्व सरफेसेस को दिखा सकते। तो वही हम क्या जानते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ कर्व सरफेसेस में दैट इज μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। r क्या है, रेडियस ऑफ
कर्वेचर। ओके, ये हमने रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस के बारे में ये हमने इक्वेशन लिख रखा था। अच्छा, अब देखो कुछ कंसिडरेशन की, जैसे C1 एंड C2 आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, this one and this one respectively. R1 and R2 are the radius of curvature. V1 is the image formed by the distance, image distance V1 क्या है, एक image distance है जो कि refraction of this surface यानी कि R2 surface के refraction होने के बाद बन रही है। वैसे ही and V is the, V को भी देख लेते हैं कि V एक जो इमेज डिस्टेंस है वो कौन सी इमेज है जो कि R1 रिफ्रैक्शन होने के बाद बन रही है। ओके, सो ये है R2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये है R1 रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सॉरी ये है R1 रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये है R2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, समझ में आ गई बात। अब देखो क्या हो रहा है कि इस तरह से दो केस हो रहे हैं एंड U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जो ऑप्टिकल सेंटर से U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, V1 जो इमेज डिस्टेंस है वो सेकंड वाले केस के लिए वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि दैट इमेज इज ओनली एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट टू द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो इस तरह से समझना है बात को। अब देखो फर्स्ट केस हमारे पास क्या हो रहा है, जब फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है, पहला रिफ्रैक्शन कब हो रहा है, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा तो किस तरह हम लिख सकते हैं, μ2 बाई इमेज डिस्टेंस बन रही है V1 माइनस μ1 बाई U इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई R1। ये हमने लिख दिया बहुत ही आसानी से। अब सेकेंड केस देखो, जब सेकेंड केस हम करेंगे तो इसमें कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे क्या होगी, μ1 बाई V माइनस μ2 बाई V1। ठीक है, μ1 बाई V माइनस μ2 बाई V1, क्योंकि हमने सेकेंड केस कहां से कंसीडर किया, दूसरा वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका कंसीडर किया। अब देखो किस तरह से हो रही है, दिस इज μ2 माइनस μ1 बाई माइनस R2। ठीक है, ये हो गया 2, इक्वेशन 2। अब ऐड करेंगे दोनों को, एडिंग 1 एंड इक्वेशन 2। तो ऐड करने से हमें क्या दिख रहा है, देखो ये μ2 बाई V1, ये टर्म और ये टर्म जो है हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, सो यहां से क्या बचेगा, μ1 बचेगा। तो μ1 को कॉमन ले लिया अगर हमने, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 बाई V माइनस 1 बाई U। अब हमने क्या किया, μ1 को कॉमन लिया तो μ1 को उस तरफ कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा μ2 माइनस μ1 बाई म्यू, सॉरी दिस इज, हमने किसको कॉमन लिया, μ1 को कॉमन लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आया 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। यहाँ पे हम लगाएंगे कुछ स्पेशल, कुछ इंटरेस्टिंग केस। क्या स्पेशल केस लगाते हैं कि अगर कंसिडर करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से बहुत ज़्यादा दूरी पे रखी है, राइट, फार अवे फ्रॉम इट, राइट, सो वी कैन कंसिडर U इक्वल्स टू, अगर इन्फिनिटी हम कंसिडर कर लेते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखी गई है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और V फिर कहाँ पे हो जाएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट रखी जाती है, चाहे वो लेंस के, कन्वेक्स लेंस के बाद, तो इसकी जो इमेज है वो फोकस के आसपास होती है, राइट। लेंस का जो है फोकस है, वैसे तो दो फोकस है, राइट, तो इमेज हम अगर ऑब्जेक्ट को इस तरफ कंसिडर कर रहे हैं तो एक इमेज इस तरफ इधर ही बनेगी इमेज। ठीक है, तो देखो इमेज के फोकस के आसपास बन रही है, इमेज जो है वो फोकस के आसपास बनेगी। सो वी कैन सिमिलरली राइट एज V अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द फोकस। अगर इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा कंसिडर किया तो ये जो हमारे इक्वेशन है वो किस तरह से फॉर्म हो जाएगा, वो इक्वेशन क्या था, देखो 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई
R2। यही तो था, ये V को हमने माना है, U को हमने माना है इन्फिनिटी, और V को क्या हो जाएगा फिर फोकस। सो 1/f हो जाएगा क्या, μ1 -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो फॉर्मूला आती है हमारी, इसे हम कहते हैं क्या, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या हो जाएगा ये, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, बहुत सारे सवाल डायरेक्टली बेस्ड इस पे क्वेश्चन आप सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो, अगर ये μ1 जो है ये एयर रहा, मतलब इसकी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 मान लेते हैं, राइट, और μ2 को मान लेते हैं म्यू, ठीक है। सो ये किस तरह से फॉर्म हो जाएगी, दैट इज μ-1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। सो अगर ये रहा 1, μ1 यानी कि ये जो रेयरर मीडियम है, ये अगर रहा 1 यानी कि एयर या फिर कुछ ऐसा जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दी गई है। ओके, अब यहाँ से हम ना लेंस फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे, देखो, इसको अगर मैं मानूँ इक्वेशन 4, इसको अगर मैं मानूँ इसको अगर मैं मानूँ इक्वेशन 4, इसको अगर मैं मानूँ इक्वेशन 5, तो इन दोनों इक्वेशन से मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ, इन दोनों इक्वेशन से, कि 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या है, ये लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो, एक और इंटरेस्टिंग सी बात आ जाती है कि मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन को जो होती है वही लिखते हैं, मिरर के केस में भी लिख रहे थे हम, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन को लेंस के केस में या फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में हम समझेंगे, जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे हम इसकी मैग्निफिकेशन को अच्छी तरह से समझेंगे, जहाँ पे हम कैमरास और टेलीस्कोप ये सब पढ़ेंगे। ओके, तो मैग्निफिकेशन आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे क्या होती है, बट एक्चुअल में क्या है, ये कितनी ज़्यादा इसका रेशियो है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी केस में ये यही रहेगा, राइट। अब जब हम टेलीस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो हम उसके एंगल पे जाएंगे, तो वो हम उस पे डिटेल में आते हैं बाद में। ओके, तो यहाँ तो आपको समझ में आया कि लेंस मेकर फॉर्मूला या फिर लेंस फॉर्मूला क्या होती है, किस तरह से हम उसे डिराइव करते हैं, और ये क्यों टफ लग रहा था, क्योंकि एक्चुअल में ये दो खेल था, बहुत लोग को समझ में नहीं आती है कि दो खेल था, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, एक ये वाली सरफेस, एक ये वाली सरफेस। ओके, समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, इमेजेस फॉर्म बाय अ थिन लेंसेज। तो थिन लेंसेज से किस किस तरह के इमेज फॉर्म हो सकते हैं, देखो। तो पहले तो रे डायग्राम बनाने के लिए 3 रे, जैसे कि मिरर के केस में बताया था, उस तरह से लेंस के केस में भी 3 रे हमें इंपॉर्टेंटली जाननी होती है। कि पहला रे क्या है, कि किसी भी कभी भी इमेज फॉर्मेशन हो तो ये 3 रे को ध्यान में रख के ही या फिर इन तीनों रे को यूज करके ही हमें इमेज फॉर्म करना है। तो पहला 3 रे है जो, या फिर 3 जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, कि अगर कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से और वो लेंस पे इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से थ्रू पास करेगी, चाहे वो कन्वर्जिंग लेंस हो चाहे वो डाइवर्जिंग लेंस हो, ठीक है। सो फोकस के थ्रू पास करेगी। देखो, डाइवर्जिंग लेंस में ऐसा नहीं है, यहाँ तो डाइवर्ज हो जा रही है, लेकिन इसको हम कैसे कहते हैं कि फोकस से पास करेंगे, कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये इट विल सीम्स लाइक कि ये फोकस से डाइवर्ज हुई है, फोकस से ये डाइवर्ज हुई है, लेंस निकली है, रे निकली है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये को समझ सकते हैं। वैसे ही रे 2 क्या है, जस्ट इसका ऑपोजिट है। अगर कोई रे फोकस पे इंसिडेंट होती है, फोकस को क्रॉस करके अगर इंसिडेंट हो रही है लेंस पे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाएगी, जस्ट इसका उल्टा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी अगर रे जो है वो फोकस पे इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा क्या है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रही है रे, तो वापस उसी रे रास्ते वो
चली जाएगी, यानी कि वापस तो नहीं जाएगी, ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, बट रिफ्रैक्शन यहाँ पे नहीं होगा, रिफ्रैक्शन यहाँ पे नहीं होगा अगर ऑप्टिकल सेंटर के से क्रॉस कर रही है रे ऑफ लाइट। तो ये 3 है कि जिस तरह से हम रे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। अब कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस के 3 जो इस तरह के हमने समझे, जैसे मिरर के केस में भी हमने समझा था कि किस तरह से कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर में इमेजेस फॉर्म होते हैं, तो उसी तरह से देखते हैं कि किस तरह से कन्वेक्स लेंस या फिर कनकेव लेंस में कैसे इमेज फॉर्म हो सकते हैं अलग अलग तरह के। तो हमारे पास यहाँ पे कन्वेक्स मिरर के 6 केसेस है। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी यानी कि पैरेलल लाइंस आ रही है, तो ऑब्वियसली एक फोकस पे मीट कर रही है, किस तरफ, F2 पे, क्योंकि लेंस के 2 फोकस, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। तो देखो फोकस पे मीट कर रही है। अच्छा 2F जो लिखा रहता है वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। समझ में आ रही बात। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रही तो कहां पे बन रहा है इमेज, फोकस पे बन रहा है। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर अगर ऑब्जेक्ट है तो लेंस तो इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, देखो इमेज हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट थोड़ा सा पहले, लेकिन इसमें इमेज की नेचर क्या हो जा रही है, ये रियल इमेज हो रही है और इन्वर्टेड इमेज हो जा रही है, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज हो जा रही है। दूसरा केस देख लो, अगर ऑब्जेक्ट अगर सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया गया है तो उसकी जो इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है। अब लेकिन फिर से वही इन्वर्टेड इमेज, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर बीच में ऑब्जेक्ट रखिए तो इमेज कुछ यहां पे बन रही है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगेन इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। 2 और केस है कि ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रख दिया जाए तो वो ये पैरेलल हो जा रहा है, ये चली जा रही है सीधी सीधी सीधी, राइट, इन्फिनिटी में जाके इमेज बनेगी। और ऑब्जेक्ट को अगर फोकस से भी पास में रख दिया जाए तो ये एक मैग्नीफाइड इमेज बना रही है, ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज बनाएगी। ओके, तो वैसे ही अगर मैं डाइवर्जिंग मिरर की बात करूं यानी कि डाइवर्जिंग लेंस की बात करूं यानी कि कनकेव लेंस की, तो उसमें ये 2 केसेस पॉसिबल है। एक या तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि ट्वाइस फोकस के बीच पे रखो, राइट, तो इसकी इमेज कुछ यहाँ पे बन रही है। और दूसरी बात ये है कि सीधा सीधी अगर रे पैरेलली आ रही है मतलब इन्फिनिटी से आ रही है तो इसकी इमेज जो है वो यहाँ पे बन रही है। तो इसका एक सिंपल सा चार्ट यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे ये सारे केसेस, कन्वेक्स के 6 केस, साथ ही साथ कनकेव के 2 केस यहाँ पे शो कर दिया गया है। देखो एट इन्फिनिटी तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ, एट फोकस, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है तो वो पॉइंट इमेज ही हम मान लेते हैं, चलो। ओके, बियॉन्ड 2F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बिटवीन F एंड 2F, F मतलब फोकस, 2F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिमिनिश्ड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। देखो हर केस यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर 2F पे रखा जाए तो इमेज कहाँ पे बन रही है, फिर से 2F पे बनेगी लेकिन दूसरे साइड पे, ठीक है। सो सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। एनलार्ज्ड कब बन रहा है, जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जा रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, ठीक है। तो उसी तरह से देखो इस केस में 6 केस में हर केस में क्या हो रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, बट एक केस आता है बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए कन्वेक्स में लेंस में तो क्या हो रही है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दे रही है, वर्चुअल एंड नहीं इरेक्ट इमेज दे रही है। वही अगर कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस में ये क्या हो जा रहा है, पोजीशन ऑफ द एट इन्फिनिटी एक होगा तब जाके वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड अगर बिटवीन इन्फिनिटी और पॉइंट के किसी भी राइट ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रखा जाए, इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रखो, वो इस तरह की इमेज देगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इसीलिए इसमें 2 ही केस बन रहे हैं,
राइट, कहीं पे भी रख दो यही केस होगा आपका। ओके, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं अब। पावर ऑफ लेंसेज, तो पावर क्या है, पावर किस चीज़ का मेजर है, ये हम समझेंगे। हम जानते हैं कि हम जो चश्मा पहनते हैं, हम जो स्पेक्टेकल्स जो भी यूज़ कर रहे हो, आप जो भी ग्लासेज आप पहन रहे हो, चाहे वो दूर के विजन के लिए हो, चाहे वो पास के विजन के लिए हो, तो उसकी एक स्पेसिफिक पावर होती है, राइट। जिसे हम लिखते हैं किसी की पावर 2, 3, 4 रहती है, राइट, डायोप्टर या फिर कुछ भी। तो इस तरह के ये जो पावर है वो एक्चुअल में क्या है उसको समझेंगे। तो पावर ऑफ लेंस क्या मेजर करती है, द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट, कि कितना ज़्यादा वो कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज एक पर्टिकुलर लेंस कर पाएगी, उसकी एबिलिटी को हम कहेंगे पावर ऑफ द लेंस, और उसे मेजर करते हैं इन डायोप्टर। तो ये होती है यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस, डायोप्टर, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय डी, डायोप्टर को डी से डिनोट करते हैं। अच्छा, पावर को पी से ही डिनोट करते हैं। तो ये जनरल में क्या है, ये रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है, लेकिन फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है। किसी भी लेंस का फोकल लेंथ को अगर हम मीटर में लिखें और उसको रेसिप्रोकल करें तो हमें क्या मिल जाएगी, उस लेंस की पावर मिल जाएगी। ओके, सो P इज द पावर ऑफ द लेंस इन डायोप्टर्स एंड F इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन, कि अगर दो लेंस को हमने एक साथ जोड़ दिया है, कि दो थिन लेंस वाला सिस्टम है, थिन लेंस है लेकिन दोनों को साथ में जोड़ के रखा, दो लेंस को एक साथ जोड़ा, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, इस पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ क्या होगी। अगर इसकी फोकल लेंथ है f1, इसकी फोकल लेंथ है f2, तो इस तरह के केसेस में जो फोकल लेंथ होती है 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, ऐसे हम लिखते हैं। अगर इस तरह से 3-4 लेंस और लगा दिया जाए, जितने भी आप लेंस लगाओ, ये जो फोकल लेंथ होगी 1/f, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, दैट इज समेशन 1 to n एंड 1/fi। मतलब ये सम होते जाएगा। अगर 3-4 रहे तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड डॉट 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 इस तरह से होता जाएगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाला सिस्टम है। अगर किसी लेंस को बीचों बीच काट दिया जाए, राइट, लेंस को बीचों बीच काट दिया जाए, तो अब क्या होगी, दो आधे आधे लेंसेज बन गए। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो देखो इसमें क्या होती है, फोकल लेंथ चेंज नहीं होती। अगर लैटरली काटा गया तो, लैटरली बोले तो हॉरिजॉन्टली काटा गया तो, राइट, इक्वली सिमेट्रिकली अगर काटा गया तो यहाँ पे क्या होती है, ये इसकी फोकल लेंथ है, सॉरी इसकी एफ फोकस है, इसकी ये एफ फोकस है, राइट। अब देखो क्या हो जाएगी कि जब दोनों को जोड़ेंगे, तो जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो दोनों की ही फोकस जो है, ये फोकल लेंथ जो है वो सेम रहेगी, एफ जो है वो सेम रहेगी, राइट, दोनों ही केस में। लेकिन अगर इसको मैं लॉन्गिट्यूडनली काट दूं कुछ इस तरह से, तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसकी फोकल लेंथ जो है वो डबल हो जाएगी, कि पहले अगर फोकल लेंथ इसकी f थी, तो इसको अगर मैं बीच से काट दूं तो यहां पे सपोज इसकी फोकल लेंथ है f डैश और इसकी भी हो गई f डैश। मैंने इसको क्या किया, बीच से काटा, तो f डैश क्या हो जाएगी, ट्वाइस द फोकल लेंथ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, किस तरह से हो रही है ये भी आपको समझ में आ रहा है। ओके, चलो फिर समझ में आ रही है ना बात, कि इस तरह से देखो, जब मैं स्कूल में था 12th में, जब मेरा फाइनल वाइवा का एग्ज़ाम हो रहा था, तब मुझे प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के वाइवा में मुझे ये पूछा गया था कि अगर मैं एक लेंस को बीचों बीच काट दूं तो उसकी फोकल लेंथ में क्या चेंज आई थी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है जो कभी कभी जेई नीट के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, राइट। मुझसे तो वाइवा में पूछ लिया गया था। चलो एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा मैं भी आपसे पूछता हूँ कि एक अगर लेंस है जिसकी ऑप्टिकल सेंटर ऐसे है और मैंने इसको ना तो ऐसे काटा ना ही ऐसे काटा, तो कैसे काटा मैंने इसे कुछ एक एंगल से काटा इस तरह कि ये कुछ इस तरह से टूट गई, राइट।
कुछ इस तरह से टूट गई। तो अब इसके फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा ये मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में लिख के देना, लेकिन सच दैट कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरते हुए जा रही है। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने थीटा एंगल बना के काटा, ये थीटा मैंने कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा और डाला है। तुम मुझे बताना कि क्या चेंज आएगी फोकल लेंथ में, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेना को समझते हैं जिसे हम कहते हैं क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। राइट, एक मूवी के नाम के जैसा लगता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, नाम में ही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है इंटरनली, मतलब निकल ही नहीं पा रही है बाहर। ऐसा कब होता है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम को जा रही है। तो आप कहोगे सर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम को जाती है तो हम जानते हैं कि लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है, या फिर रेयरर से डेंसर को आती है तो रिफ्रैक्ट होती है। बट ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी? देखो, रिफ्लेक्ट भी होती है कब, जब उसका एक स्पेशल केस फॉर्म हो जाता है उसके बाद। तो जनरली क्या हो रही है कि लाइट रे जो है वो इंसिडेंट एंगल, ये एक इंसिडेंट रे है और वो क्या हो जा रही है, एक रिफ्रैक्टेड रे हो जाती है। ठीक है, जब आफ्टर रिफ्रैक्शन ये होता है। बट अगर मैं इंसिडेंट एंगल को धीरे धीरे बढ़ाते रहूं, ये जो थीटा आई है हमारा इंसिडेंट एंगल, इसको मैं धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा, तो हमें क्या पता है कि ये अवे फ्रॉम नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल से अवे फ्रॉम नॉर्मल ये शिफ्ट होते जाएगी। ठीक है, जितना जितना मैं इसे घुमाते जाऊंगा, यहां से बढ़ाते जाऊंगा, ये इधर शिफ्ट होते जाएगी, यहां से बढ़ाते जाऊंगा, ये इधर शिफ्ट होते जाएगी। राइट, तो वैसी एक पॉइंट आती है जहां पे इंसिडेंट एंगल कुछ इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से मैक्सिमम इंक्रीज हो जाएगी, जब कि मैं इसे कितनी भी एंगल और बढ़ा लूं, ये बाहर की ओर लाइट नहीं जा रही है। ठीक है, बाहर की ओर लाइट रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, सारी की सारी लाइट जो है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जा रही है। कैसे? देखो, मैं फिर से बता रहा हूं कि जैसे ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, इसकी कोई एक एंगल गिवन है, इस पे क्या हो रही है, एक रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये रे अपने पाथ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये भागती है क्योंकि डेंसर से रेयरर मीडियम को जा रही है। ठीक है, अब मैंने इंसिडेंट रे एंगल थोड़ी सी बढ़ाई तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ गई। राइट, बढ़ेगी तो किस तरफ आएगी, ये जो एरो है ये जो रे है ये इस तरफ आएगी। थोड़ा सा और बढ़ाया, इधर आ गई, थोड़ा सा और बढ़ाया, इधर आ गई। अब कोई एक ऐसे पॉइंट पे कि सपोज जहां पे इंटरनल एंगल हो गई, इंसिडेंट एंगल हो गई थीटा सी, जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, तब रिफ्रैक्टेड रे जो हो गई वो 90 डिग्री हो गई। 90 डिग्री मतलब कि ग्रेजेस द पाथ, ग्रेजेस द कौन सा पाथ, देखो जो ये जो ग्रेजेस द सरफेस ऑफ द इंटरफेस। पहले रिफ्रैक्टेड रे ऐसे थी, अब जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल हम बढ़ा रहे, रिफ्रैक्टेड रे बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, अब 90 डिग्री हो गई। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा मैं इंसिडेंट एंगल को बढ़ाऊं कि थीटा सी से भी ज्यादा और मैं इंसिडेंट एंगल को बढ़ा दूंगा तो रिफ्रैक्शन जो है वो नहीं होगा, 90 डिग्री से भी ज्यादा ये बेंड हो जाएगा और ये पूरी लाइट जो है इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरह के रिफ्लेक्शन को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहां पे कोई भी अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो दूसरे मीडियम तक ट्रैवल नहीं कर पा रही है। ठीक है, कोई भी अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो दूसरे मीडियम तक ट्रैवल नहीं कर पा रही। इसी बात पे ये स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लेते हैं कि TIR इज अ फेनोमेना दैट ऑकर्स व्हेन अ लाइट रे ट्रैवलिंग थ्रू अ डेंस मीडियम स्ट्राइक्स द बाउंड्री विद अ लेस डेंस मीडियम, मतलब एक रेयरर मीडियम जिसे कह सकते हैं। ओके, now at an angle greater than the critical angle, instead of refracting out the denser medium, the light ray entirely reflected back into the denser medium। मतलब यहां पे रिफ्रैक्शन होते होते
नहीं हो रहा है, अब पूरी की पूरी जो लाइट है वो नीचे ही रह जा रही है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होके रह जा रही है। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये पूरा पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्या कंडीशन है कि डेंसर से रेयरर मीडियम को जाना चाहिए। हाँ, यही अगर उल्टा हो रेयरर से डेंसर तो ये पॉसिबल नहीं है। डेंसर से रेयरर मीडियम में क्यों होती है, क्योंकि वो नॉर्मल से अवे भाग रही है, राइट। कब तक अवे भाग सकती है, एक पॉइंट पे तो आगे वो परपेंडिकुलर होगी, उससे भी ज्यादा करूंगा तो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेना, और इस पे बेस बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस है, तो वो सब समझते हैं। तो ये जो क्रिटिकल एंगल है थीटा सी, बाय स्नेल्स लॉ उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स म्यू आर बाय म्यू डी। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अगर ये एयर है तो इस केस में हम 1 लिख देंगे, म्यू सी साइन इनवर्स 1 बाय म्यू लिख देते, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इसके एप्लीकेशंस को अगर आप देखें तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जिसमें से ये कुछ मेजर एप्लीकेशन मैंने लिख रखा है। एक क्या है, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, जहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो ये क्या हो रही है, ये यहां से लाइट रे अंदर आ रही है, राइट, और यहाँ पे कुछ एक क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट इस तरह से हो रही है कि ये पूरी रिफ्रैक्ट ना होके रिफ्लेक्ट हो जा रही है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। इसलिए कि आइडियली क्या होना चाहिए था, अगर मैं किसी एक इंसिडेंट एंगल यहां से डालूं तो यहां पे इसका रिफ्रैक्शन होता, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये बाहर को आती लाइट, बट रिफ्रैक्शन से बाहर को ना आके ये नीचे की ओर चली जा रही, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। सो दिस अपीयर्स लाइक अ मिरर, राइट, मिरर में ही तो रिफ्लेक्शन होता है। ओके, दूसरी केस है मिराज फॉर्मेशन की। तो मिराज हम जानते हैं, राइट, बहुत सारे मूवीज वगैरह में हमने देखा है कि मिराज क्या होती है कि कोई आदमी भूखा प्यासा होता है, उसे रेगिस्तान में अचानक से पानी नजर आती है, राइट, और जैसे ही वो दौड़ के पानी के पास जा रहा होता है तो वहाँ पे पानी नहीं होता है। तो एक्चुअली ये आपने गर्मियों के दिनों में अगर आप रोड में ट्रैवल कर रहे हो, कार से, बाइक से, कैसे भी, तो आप देखोगे रोड पे बहुत दूर पे आपको दिखेगा कुछ पानी जैसा, राइट, बट आप जैसे पास में पहुंचोगे तो वो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, गर्मियों के दिनों में जो जमीन के पास की जो एयर है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। गर्म होती है तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो घट जाती है, और इसी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने की वजह से जो लाइट रे है वो बेंड हो जाती है, और बेंड हो जाएगी तो आपको एक रिफ्रैक्टिंग, एक जो अपेरेंट एक इमेज दिखने लगेगा नीचे, राइट। ये बेंड हो गई तो आपको इमेज, इसकी इमेज यहीं पे दिख जाएगी, तो आपको लगेगा कि अगर पेड़ का रिफ्लेक्शन जमीन में दिख रहा है मतलब ऑब्वियसली पानी होगा वहां पे, है ना। किसी पेड़ का, किसी बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन अगर मुझे जमीन पे दिखाई दे तो मतलब क्या वहां पे पानी होना चाहिए, बट ये एक्चुअली मिराज है, राइट। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल इल्यूजन्स। ओके, बात कर, इसका एक और एग्जाम्पल है मिराज जैसा ही लूमिंग इफेक्ट। यहाँ पे जैसे नीचे नजर आती है, लूमिंग इफेक्ट में ऊपर नजर आती है चीजें, वो भी मैं बताता हूँ। और एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकल चीज है जो बहुत ही हाईली आजकल यूज हो रही है, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर, राइट। तो आपके घरों में अगर वाईफाई वगैरह लगी है, हम क्या जानते हैं आज ऑप्टिकल वायर्स यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हैं, वायर तो बोलना सही नहीं होगा, ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हैं, राइट। ऑप्टिकल फाइबर में क्या है ना कि ये जो लॉस है, जो भी हमारा आजकल इतने हाई स्पीड इंटरनेट क्यों चल रही है, क्योंकि हम लोग ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करें। यहाँ पे वो जो लॉस है वो नहीं होता है, राइट। बट पहले ऐसा होता था, पहले इतनी ज़्यादा इंटरनेट स्पीड नहीं चलती थी, बट आजकल का देख लो कि 5G 6G 7G इतने सारे जीज लगते जा रहे हैं धीरे धीरे। क्यों हो रहा है ये पॉसिबल? क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर्स, राइट। तो ऑप्टिकल फाइबर में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज हो रहा है कि अगर आप ऑप्टिकल फाइबर, आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे या फिर आप अगर फिजिक्स में आगे बढ़ते हो, फिजिक्स को पढ़ते हो, तो आप ऑप्टिकल फाइबर पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने वाले। तो ऑप्टिकल फाइबर एक
वायर रहती है, एक वायर जैसी रहती है, राइट, जिसमें एक कोर क्लैडिंग का उस पे कवर रहता है और वो जस्ट लाइक ए स्ट्रॉ, एक पाइप जैसी रहती है। उससे अगर मैं एक तरफ अगर मैं लाइट को सेंड करूं तो दूसरी तरफ मुझे वो लाइट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होके, यहां से अगर मैं लाइट रे सेंड करूं तो इंटरनली रिफ्लेक्ट होके दूसरे एंड पे मुझे मिलती है, राइट। तो यहां के बीच में कोई लॉस, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लॉस होती है, इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तीसरा जो और एक एग्जांपल, चौथा जो मैं बता रहा था, दैट इज द लूमिंग इफेक्ट। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि समुंदर में दूर में अगर बहुत कोई अगर शिप है वो अचानक से हवा में नजर आती है, जैसे कि ये वाली देखो, ये मैंने इंटरनेट से एक इमेज निकाल रखा है जो कि कुछ दिन पहले न्यूज़ में काफ़ी वायरल हुआ था। सब कह रहे थे ये भूत है, ये हवा में कैसे उड़ रही है। तो जिन्हें फिजिक्स नहीं आती है वो ऐसा बोल रहे थे, बट आपको तो फिजिक्स आती है, आप क्या बोलोगे कि सर ये कोई भूत वूत नहीं है, इसे हम कहते हैं क्या, लूमिंग इफेक्ट। लूमिंग इफेक्ट, ठीक है। लूमिंग इफेक्ट में क्या होता है, जस्ट मिराज का ये ऑपोजिट होता है, ठीक है। लाइट बेंड्स ड्यू टू डिफरिंग इन एयर डेंसिटी, एयर डेंसिटी से के वजह से ये बेंड हो जाती है, राइट। वही टेम्परेचर का रीजन चेंज है कि कभी यहाँ पे वार्म एयर है, यहाँ पे कोल्ड एयर है, इसीलिए ये चेंज हो जा रही है। और तो इसमें जो अपीयरेंस जो होगी, दूर से आप देखोगे तो आपको दूर पे, तो अगर आप नॉर्मल डे है, अगर ये टेम्परेचर वाला चेंज नहीं है तो आपको शिप नजर नहीं आएगी, बट ऐसे टेम्परेचर का चेंज है तो लाइट बेंड हो जाएगी। बेंड होने के बाद आपको क्या दिखेगा कि जो नीचे वाली शिप है वो आपको यहीं पे नजर आने लगेगी। तो ऑब्वियसली आपको नजर में आएगा कि ये तो सी लेवल के ऊपर है, हवा में कैसे शिप तैर सकती है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड अ लूमिंग इफेक्ट। अब बारी आती है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की। तो प्रिज्म भी एक इस तरह का डिवाइस है या फिर इस तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होती है। ये मैंने आपको बताया था जब रिफ्रैक्शन का स्टार्टिंग ही कर रहे थे, मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया था। तो ये प्रिज्म आपने अगर प्रैक्टिकल में नहीं किया है तो ऑब्वियसली आप आगे करोगे। क्या है प्रिज्म में कि एक तरफ से हम लाइट रे सेंड करते हैं और दूसरे तरफ से हमें क्या दिखता है कि ये जो लाइट है, अगर आप सिंगल वेवलेंथ की लाइट यानी कि लेज़र लाइट की आप यूज़ कर रहे हो तो आपको बेंड होता हुआ नज़र आएगा, और अगर आप इसमें वाइट लाइट यूज़ कर रहे हो तो आपको एक यहाँ पे रेनबो कलर नज़र आएंगे, विबज्योर कलर नज़र आएंगे, राइट। उसे हम डिस्पर्शन कहते हैं, उस पर हम बाद में आते हैं। पहले हम रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म को समझते हैं। तो क्या होती है इसमें, देखो लाइट रे आई, ये सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि लेज़र लाइट की बात हो रही है जिसकी एक ही वेवलेंथ है, ठीक है। तो सिंगल लाइट रे यहाँ से आ रही है, इस एंगल I1 पे इंसिडेंट हुई। अब इंसिडेंट होने के साथ साथ ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। इसकी एक्चुअल पाथ क्या है ये, बट अब रिफ्रैक्शन हो रही है क्योंकि चेंज हो रहा है इसका मीडियम, तो मीडियम चेंज होने की वजह से हुआ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने के बाद फिर ये वापस निकलना चाह रही है कौन से फेस से, AC से, राइट। तो AC से निकलेगी तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये भागेगी, तो फिर ये वाली पाथ फॉलो करेगी और इस एंगल को हम कहेंगे I2, ठीक है। इसको हम कहेंगे I2। रिफ्रैक्शन कितनी बार हुई यहाँ पे, 2 बार। एक बार यहाँ पे हुआ, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, और एक बार इस एंगल को हम कह रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। समझ में आ गई बात किस तरह से होती है। अच्छा, प्रिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि इसकी जो ये टॉप वाली पॉइंट है इसकी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, और वो एंगल ऑफ प्रिज्म A बराबर होती है R1 प्लस R2 के, ठीक है, R1 प्लस R2 के। ये जो एंगल है कि कितनी ज्यादा डेविएट हुई है, देखो फाइनल रे हमें यहां पे मिल रही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे क्लियर करके आपको समझाता हूं कि ये है भाई इसकी इंसिडेंट रे, ठीक है, ये है इसकी इंसिडेंट रे। ओरिजिनली पाथ ये होनी चाहिए थी, रिफ्रैक्शन के बाद पाथ हो गई ये। तो इसको मैं अगर एक्सटेंड करूं थोड़ा सा, कि इस पाथ को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो इतना डेविएशन हुआ है कि जो पाथ यहां से निकलनी चाहिए थी वो इतना हो गया। तो ये जो डेविएशन एंगल है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और उसे डिनोट करते हैं विथ डेल्टा से। तो ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन।
ठीक है। अगर आपसे डेफिनेशन भी कोई पूछता है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, तो हम बोले ओरिजिनल पाथ से जितना डेविएट कर रही है वही तो होगा, राइट। तो इसी तरह से एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा को हम लिखते हैं I1 माइनस I2, I1 प्लस I2 माइनस A, ठीक है। ये होती है इसकी वैल्यू और ये एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू, ठीक है। अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ही कम है और ये इंसिडेंट एंगल भी बहुत कम है, तो उस केस में हम एंगल ऑफ डेविएशन को इस तरह से लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है, फॉर I1 एंड ए वेरी स्मॉल। इस केस में ये पॉसिबल है। ओके, समझ में आ रही है बात। अब देखो ये जो डेविएशन ये किस पे डिपेंड कर रही है? इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रही है? इंसिडेंट एंगल पे। तो मिनिमम डेविएशन कितना हो सकता है, उस पे क्या है, उस पे एक हम कर्व बनाते हैं। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किसके साथ वैरी करता है? वो वैरी करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ। तो ये जो ग्राफ है ये हमें बताती है क्या किस तरह से एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंस एंगल के साथ वैरी कर रही है। तो जैसे जैसे देखो ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है ना, कुछ इस तरह से, जस्ट लाइक उल्टा पैराबोला काइंड ऑफ थिंग ये हमें दिख रहा है, बट नॉट परफेक्टली अ पैराबोला, ठीक है। तो इस तरह से दिख रहा है। अगर आप इसकी देखोगे कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इसकी I1 से I2 के बीच में, I1 I2 क्या था, देखो अगर पिछले वाला इमेज आप देखो तो ये है I1, ये है I2। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दोनों के बीच में ही वैरी कर रही है ना, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन I1 से I2 के बीच में। तो I1 और I2 के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे इसकी डेविएशन जो है वो मिनिमम हो जाती है। मिनिमम मतलब एकदम लीस्ट डेविएट होती है अपने पाथ से, तो उसको हम कहते हैं पाथ ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन यहाँ पे है, राइट। म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन, अच्छा ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। ये कब होता है केस? जब R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R हम स्पेशल केस कंसिडर करते हैं कि जो दोनों ही रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, दोनों ही सेम एंगल के, R1 और R2, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू R। अगर इस तरह का सेम केस हुआ तो हम ये कह सकते हैं। अब बारी आती है कि कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस, मतलब सपोज एक रे ऑफ लाइट यहां से एंटर की है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये ए सी से ये बाहर ना निकले, राइट, बाहर ना निकले, ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए। तो उस केस में क्या होता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? जब ये वाली जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगी तब, राइट। तो इस तरह से अगर हम करके देखें तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि व्हेन ए इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल थीटा सी, तब पॉसिबल होगा क्या? कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस, ठीक है, कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट की। तो ये है वो केस जो मैं आपको पहले दिखाया था कि अगर व्हाइट लाइट क्या होती है, व्हाइट लाइट जिसे हम कहते हैं, जैसे नॉर्मली जो हम सनलाइट है या फिर जो नॉर्मली हम टॉर्च वाली लाइट है, ये सारे हम कहते हैं क्या? व्हाइट लाइट, राइट। तो व्हाइट लाइट एक्चुअली मिश्रण है, मिक्सचर है बहुत सारे वेवलेंथ ऑफ लाइट का, राइट, बहुत सारे वेवलेंथ ऑफ लाइट का। अब सारे वेवलेंथ ऑफ लाइट की अलग अलग क्या होती है? वेवलेंथ होती है। तो अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो अलग अलग डेविएशन को फॉलो करती है। डेविएशन मतलब अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन को फॉलो करती है। इसलिए क्या होता है कि एक वाइट लाइट को अगर आप रिफ्रैक्शन प्रिज्म के थ्रू पास करोगे तो वो क्या हो जाएगी? अपने सातों कंपोनेंट्स ऑफ कलर में टूट जाएगी, विबज्योर, यानी कि V वायलेट, I
ग्रीन, ब्लू, VIBG, राइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इस कलर में ये डिवाइड हो जाती, इसी सेपरेशन को ऑफ 7 कलर्स को हम कहते हैं क्या, हम इन 7 कलर के सेपरेशन को कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर मैं इन सातों लाइट्स के सातों जो अलग अलग वेवलेंथ के जो लाइट्स हैं, इनकी अगर मैं डेविएशन की बात करूँ तो मुझे किस तरह का डेविएशन फॉलो हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो डेविएट हो रहा है, अगर प्रिज्म के थ्रू मैं वाइट लाइट को क्रॉस करवाया और फिर यहाँ पे मुझे डिस्पर्शन देखने को मिला। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो डेविएट होने वाली लाइट है वो जो सबसे नीचे वाली है, यानी कि वायलेट। सो वायलेट जो है वो सबसे ज़्यादा डेविएट हुई है। ठीक है, इसके ओरिजिनल पाथ थी ये, तो ये है वायलेट, यानी कि ये सबसे ज़्यादा डेविएट हुई है, तो इसके एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो सबसे ज़्यादा होगी डेल्टा V, डेल्टा V वायलेट। और उसके बाद इस तरह से आएगी VIBGYOR, यानी कि सब उससे कम इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो रेड की जो है वो सबसे कम होगी, रेड की जो है वो सबसे कम होगी, राइट। तो इन दोनों, अब मैं एक वाइट लाइट का एवरेज डेविएशन कैसे निकालूंगा, ये तो एक रेंज में आ गया ना, राइट, कि सबसे ज्यादा वायलेट का सबसे कम डेविएट हुई वो है रेड लाइट, राइट, ये सबसे कम हुई। तो मैं एक एवरेज डेविएशन निकालना चाहूंगा कि रेंज क्या होती है। रेंज मतलब एक हायर वैल्यू और एक लोअर वैल्यू है, तो इन दोनों के बीच का एवरेज मतलब मुझे येलो की अगर मैं निकालूं, डेविएशन ऑफ येलो, तो मुझे एक पता चल जाएगा कि एक वाइट लाइट कितना डेविएट कर सकती है। तो अगर मैं सिंपली रेड का लिखता हूं तो मैं कैसे लिख सकता था डेविएशन के लिए, मैं बताया, देखो म्यू ऑफ रेड -1 इंटू ए। ठीक है, तो उसी तरह से एवरेज डेविएशन अगर लिखे ऑफ वाइट लाइट तो वो लिख सकते हैं हम इस तरह से, दैट इज डेल्टा ऑफ येलो ठीक है, समझ में आ रही बात। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछा जाता है नहीं, बट फिर भी जानना ज़रूरी है। अब बात करते हैं डिस्पर्सिव पावर की। डिस्पर्सिव पावर क्या है? द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ मटेरियल ऑफ एनी टू कलर may be defined as the ratio of angular dispersion for the two colors के angular dispersion कितना हुआ और किसके बीच का रेशियो, angular displacement of angular dispersion of two colors to the deviation suffered by the mean light। mean light मतलब वही येलो लाइट की हमने क्या की, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन को। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, डिनोट करते उसे ओमेगा से, और वो कुछ इस तरह से होती है। सपोज यहाँ पे वायलेट और रेड का लिया है तो म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1। ठीक है, अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है म्यू वी म्यू आर या फिर यहाँ पे जो मैंने लिखा है म्यू आर म्यू वाई, ये क्या है? म्यू तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होती है। देखो जैसे ही ये लाइट क्या हो गई ना, डिस्पर्स होने लगी 7 अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स में, तो इसकी जो है एक ऑल्टरनेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ जाती है हर एक कलर की, राइट। हर एक कलर के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये वही है, म्यू आर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइट, जहाँ पे ये आर है, बस वहाँ की ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से म्यू आर म्यू वी म्यू जी जो भी है ये लिखा जाता है, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग इसे वेवलेंथ समझ लेते हैं, बट ये एक्चुअल में वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है, म्यू से नहीं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रे ऑप्टिक्स का चैप्टर हमने खत्म किया है। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आपको लर्नो हब के साथ बने रहना है, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।